साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट्स कहाँ तक जो है डिप ले सकते हैं हमें एग्जैक्टली अभी तक पता नहीं है, क्योंकि ये जो स्टार्ट हुआ है करेक्शन। सो निफ्टी जब भी जंप ले रहा है आप आपकी पोजीशन प्रॉफिट में जो है स्क्वायर ऑफ करने की सोचिएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज विपिन। सो गाइस, पिछला वीक निफ्टी के लिए काफी ज्यादा टफ था, काफी ज्यादा अनसर्टनिटीज थी मार्केट में। निफ्टी काफी ज्यादा गिरा उसके हायर लेवल से। इतना बड़ा बेरिश कैंडल निफ्टी ने नियर पास्ट में कभी दिया नहीं था। अराउंड 1 या 2 महीने के रेंज में आई बिलीव कभी निफ्टी ने इतना बड़ा बेरिश कैंडल दिया नहीं था। निफ्टी काफी ज्यादा प्रेशर में था और सारे के सारे जो ग्लोबल इंडाइसेस थे सारे के सारे ऑलमोस्ट रेड में ही जो है क्लोज हुए थे फ्राइडे के दिन। आप देख सकते हैं 31 अगस्त को जब इसने इतना बड़ा जो है बुलिश कैंडल दिया, उसके बाद थोड़ी रिकवरी दिखाई दी। उसके बाद जब यूएस में सेल ऑफ शुरू हुआ टेक सेक्टर में, उसके वजह से काफी ज्यादा प्रेशर दिखाई पड़ा और फ्राइडे को ये मार्केट खुला था लगभग अराउंड 11,346 पे और ये क्लोज जस्ट फ्लैट हुआ आई वुड से 11,333 के आसपास। ये आई वुड से कि फ्लैट क्लोजिंग थी, ज्यादा भी नीचे नहीं गया, बट इसने ओपनिंग ही काफी डाउन दी थी उसके प्रीवियस क्लोज से। आप देख सकते हैं प्रीवियस क्लोज था अराउंड 11,533 के आसपास। इसने बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग दिया था अराउंड 11,352 के आसपास। काफी सारे जो दिग्गज स्टॉक थे जो निफ्टी को चलाते हैं सब डाउन थे। रिलायंस कहिएगा, एचडीएफसी कहिएगा। काफी लंबे टाइम के बाद मैंने रिलायंस को 2080 2070 के रेंज के नीचे देखा है। साथ ही साथ बैंकिंग सेक्टर पे भी काफी ज्यादा जो है प्रेशर बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट पेंडिंग है जहां पे वो लोग मॉनिटरिंग के ऊपर डिसाइड करने वाले कि इंटरेस्ट वेव करे या ना करे। ऐसे कुछ न्यूज मैं आपके सामने लेके आया हूँ जो आपको ध्यान में रखना है, जो इस वीक जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी को जो है एक अप मूव या डाउन मूव में लेके जा सकते हैं। उसके पहले हम टेक्निकल्स की बात करते हैं। आरएसआई जो है काफी ज्यादा स्टेबल है, काफी ज्यादा न्यूट्रल है, 50 के रेंज में चल रहा है। ये बहुत pहले ही जो है करेक्ट हो चुका है अराउंड आई बिलीव 28 अगस्त को जब इसने हाई बनाया था। उसके बाद जो डाउनफॉल आया था 31 अगस्त को, उसी दिन इसने बहुत बड़ा करेक्शन दिया है और अराउंड डायरेक्टली 56 पे आ गया है 71 से। ये 71 से ये जो है डायरेक्टली 55 पे आ गया था और बाद में वापस जो फ्राइडे को करेक्शन आया तो ये 51-50 के रेंज में अभी ट्रेड कर रहा है, जो कि न्यूट्रल जोन है। अगर मैगडी की बात करें तो स्टिल जो है बेरिश क्रॉसओवर है। एक मार्केट में बेरिश आउटलुक है। आप देख सकते हैं सिग्नल लाइन जो है रेड लाइन, ये स्टिल अपनी मैगडी लाइन जो ब्लू लाइन है उसके ऊपर जो है ट्रेंड कर रही है और यहाँ पे मुझे कोई क्रॉसओवर नहीं दिख रहा है। ये मुझे ट्रेंड कंटिन्यू दिख रहा है। यहाँ पे आप बार चार्ट देख सकते हो, काफी बड़ा जो है यहाँ पे बार चार्ट आपको दिखाई देगा। अगर बॉलिंजर बैंड की बात करें तो मिड सेक्शन को ऑलरेडी जो है निफ्टी के इस कैंडल ने ब्रिज कर दिया है वन डे के चार्ट पे। अब ये जो है अगर लोअर लेवल की तरफ पहुंच रहा है तो लोअर लेवल है अराउंड 11,165 जो कि काफी डीप है। आई एम नॉट श्योर कि उतना डीप निफ्टी जा सकते हैं, नहीं उसके पहले ही ये सपोर्ट देने वाला है। हम सपोर्ट की बात कर रहे हैं नेक्स्ट पेज पे। सो अब मार्केट में वापस रूमर्स फैल रहे हैं कि निफ्टी शायद 10,000 टच कर सकता है, वापस 8,000 7,000 पे जा सकता है। सो गाइस मैं बताना चाहूंगा, अगर इंटरनेशनल मार्केट्स वीक हो रहे हैं, अगर यूएस मार्केट एस&पी डाउ ये वीक चल रहे हैं, अगर ये जो है लो बनाते हैं तो यस निफ्टी भी उनके साथ जरूर एक डिप लेगा, बहुत बड़ा डिप लेगा। बट यहाँ पे कोई मुझे स्ट्रॉन्ग रीजन या स्ट्रॉन्ग ऐसा कोई एक न्यूज दिखाई नहीं दे रहा है जिस वजह से इतना बड़ा डिप ले। अगर आप देखोगे तो फ्राइडे को यूएस मार्केट नीचे गया था, एस&पी काफी ज्यादा नीचे गया था, अराउंड आई बिलीव 5% से डिप किया था, बट बहुत जल्दी रिकवर भी कर गया। एंड उसने रेड में ही दिया है, अराउंड 1-2% रेड में क्लोज हुआ था, बट स्टिल वहां पे रिकवरी दिखाई दी है बिकॉज इतनी कोई बड़ी हलचल मार्केट में नहीं है, उतनी बड़ी न्यूज नहीं है कि मार्केट इतना सडन डिप ले बड़ा वाला। अगर की सपोर्ट्स की बात करें निफ्टी की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अराउंड 11,274 का आपको पहला सपोर्ट दिखाई देगा। उसके बाद सपोर्ट है 11,214 का। करंटली निफ्टी ट्रेड कर रहा है अराउंड 11,333 पे। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें, अगर ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो 11,422 पे पहला रेजिस्टेंस है और 11,511 पे जो है सेकंड रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने फ्राइडे को जो है निफ्टी को भी अंडर परफॉर्म किया है, निफ्टी से ज्यादा नीचे गिरा है। 519 पॉइंट ही नीचे गया था, अराउंड 2.21% हम बोल सकते हैं। ये 23,011.50 पे जो है इसने क्लोजिंग दी है सितंबर 4 को। अगर हम प्राइवेट टेबल से इसका क्रूशियल सपोर्ट देखें तो पहला सपोर्ट है अराउंड 22,794 पे। अगर ये वो तोड़ता है तो अगला सपोर्ट है 22,576 पे। और अगर ये अपसाइड जा रहा है तो की रेजिस्टेंस है इसका पहला 23,311 पे और सेकेंड है 23,612 पे। सो इस वीक काफी ज्यादा कंपनीज इनके Q1 जो नतीजे हैं, Q1 रिजल्ट्स है वो दिखाने वाले हैं, वो पब्लिश करने वाले हैं। तो इन कंपनीज में सीजी पावर, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड इन्फो एज, फ्यूचर कंज्यूमर, स्पेंसर्स रिटेल, एवरीडे इंडस्ट्रीज, इंडिया बुल्स वेंचर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, अदानी ग्रीन, बेल, IRTC।
ये सारे कंपनीज इस वीक जो है रिजल्ट दिखाने वाले हैं। सो मार्केट को ज़्यादा तो पॉजिटिव होप्स नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली जुलाई में काफ़ी सारे बिजनेस जो है बंद थे, शटडाउन थे, उस वजह से क्वार्टरली रिजल्ट जो खराब हो सकता है। बट स्टिल इन स्टॉक्स में जो आपको नजर रखना है, कोई ना कोई हलचल आपको यहाँ पे दिख सकता है। और अगर फ्यूचर रिटेल की बात करें तो इन्होंने नेट लॉस रिपोर्ट किया है 478 करोड़ का, जो कि बहुत शॉकिंग है। ऑब्वियसली हमें पता था लॉस होगा, इतना बड़ा होगा वो पता नहीं था, बिकॉज मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था अराउंड एक मैनेजेबल लॉस होगा अराउंड 200 करोड़ का। बट इन्होंने मार्केट एक्सपेक्टेशन को भी जो है बहुत बुरी तरह ब्रीच कर दिया है। सो मंडे को ये स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर में आपको दिखाई देगा, वापस जो इसमें सर्किट आपको दिखाई दे सकता है। इसके साथ साथ इसका इम्पैक्ट आपको रिलायंस पे भी दिखाई दे सकता है, बिकॉज ऑलरेडी कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है रिलायंस, ऑलरेडी अपने लोअर लेवल पे रिलायंस चल रहा है। तो क्योंकि इसका रिजल्ट खराब आया, इसका इम्पैक्ट आपको कुछ हद तक रिलायंस पे भी देखने में मिल सकता है। और अगर हम इंडिया चाइना टेंशन की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे राहत दिखाई दे रहा है कि इंडिया चाइना ने बहुत बैठ के वापस बातचीत की है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उन्होंने सॉर्ट आउट कर ली है। मिलिट्री कमांडर्स ने उसके अलावा बैठ के बातचीत की है, चीज़ों को डीएस्केलेट करने के लिए जो भी स्टेप्स लिए जा सकते हैं इन्होंने लिया है। बट स्टिल अगेन ये एक ऐसी चीज़ है जो अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कोई ना कोई चीज़ उठ के आ सकती है, उभर के आ सकती है। सो अब तक तो चीज़ें अंडर कंट्रोल लग रही है, बट इस हफ्ते अगर पता नहीं इसमें कोई नया अपडेट आ रहा है तो मार्केट इसे कैसे लेगा। सो अगला बड़ा न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट इंटरेस्ट वेवर वर्डिक्ट। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है सितंबर 10 थर्सडे को एक हियरिंग रखने वाली है। सो जो लोन पीरियड था, मोरेटोरियम पीरियड, जो 3 महीने का 4 महीने का मोरेटोरियम पीरियड था, यहाँ पे जो बोरोवर्स है, जो कस्टमर्स है, जिन्होंने बैंक से लोन लिया था, उनको एक्सटेंशन मिला था कि वो 3-4 महीने तक लोन ना चुकाए चल जाएगा। सो उस लोन पे जो इंटरेस्ट लिया जा रहा है, जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लिया जा रहा है, वो वेव ऑफ करे, वो कस्टमर्स की डिमांड है। तो उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट एक वर्डिक्ट सुनाने वाली है या उस पर एक हियरिंग रखने वाली है। और मीडिया रिपोर्ट यही सजेस्ट कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो कस्टमर्स है, जो बोरोवर्स है, उनके फेवर में रिजल्ट आने वाला है। बिकॉज ऑब्वियसली बहुत लोगों के जॉब्स गए, बहुत लोगों के जो बिजनेस है काफ़ी हद तक हैम्पर हुए हैं। तो वो करंट सिचुएशन में ये इंटरेस्ट पे करने के या लोन पे करने के सही सिचुएशन में नहीं है, तो उनसे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लेना इट वुड बी अ वेरी मच हार्डशिप फॉर देम। ये एक बहुत ही उन पे एक बर्डन होगा। उस वजह से सुप्रीम कोर्ट उस तरफ उनका झुकाव है कि कस्टमर्स से या फिर जो पब्लिक है, जो बोरोवर्स है, उनसे ये इंटरेस्ट ना ले। बट इस पे जो बैंक की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है वो ये है, बैंक ये कह रहे हैं कि उनके पास जो डिपॉजिट्स थे उन पे उन्होंने इंटरेस्ट पे किया है, उन पे उन्होंने फुल इंटरेस्ट पे किया है, कोई डिडक्शन नहीं किया। जो भी उनका 4-5% का इंटरेस्ट उन्होंने ज़रूर पे किया है। तो उस केस में बैंक काफ़ी ज़्यादा लॉस में दिखाई देंगे, बिकॉज यहाँ पे उनका जो इनकम है वो नील दिखाई देगा, बट उनकी जो एक्सपेंडिचर है वो उतने ही रहेंगे जो पहले थे। सो इस वजह से बैंक निफ्टी पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो सकता है इस वीक। तो आप बहुत सोच समझ के अपनी पोजीशन ओपन कीजिएगा। और बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा हेवी वेट करता है निफ्टी में, तो अगर बैंक निफ्टी पे प्रेशर आए तो ऑब्वियसली निफ्टी पे भी उसका इक्विवेलेंट प्रेशर दिखाई देगा। खास करके HDFC बैंक का वेटेज काफ़ी ज़्यादा निफ्टी पे। सो निफ्टी भी जो है बैंक निफ्टी के साथ साथ थोड़ा लुढ़क सकता है, क्योंकि ऑलरेडी HDFC और रिलायंस जो बड़े प्लेयर है निफ्टी में, दोनों के प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आ सकते हैं। जो अगला पेन पॉइंट है वो है इंटरनेशनल शेयर सेल ऑफ। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि जो इंटरनेशनल मार्केट है, खास करके US मार्केट, वहाँ पे टेक सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा सेल ऑफ दिखाई दे रहा है, बिकॉज वो सेक्टर काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड था। तो अभी करेक्शन फेसेस जा रहा है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है कंटिन्यूसली डाउनफॉल दिखाई दे रहा है। पहला डाउनफॉल हमने थर्सडे को देखा था 3 सितंबर को, और ये डाउनफॉल के बाद सेकंड डाउनफॉल हमने देखा फ्राइडे को। आप देख सकते हैं काफ़ी डीप गया था फ्राइडे को ये। अराउंड परसेंटेज की बात करें तो इसके जो इमीडिएट हाई है वहाँ से 2% लुढ़का था फ्राइडे को। हाउएवर इसने काफ़ी ज़्यादा जो है जल्दी रिकवरी दिखा दी, ऊपर गया, रेड में क्लोज हुआ, बट उसका जो डे का लो था वहाँ से उसने काफ़ी ज़्यादा रिकवरी दिखा दी है। सो हमें अभी एग्जैक्टली पता नहीं है कि जो टेक सेक्टर है यूरोप का, वहाँ पे कितने दिन ये करेक्शन दे सकते हैं, कब तक ये करेक्शन चलता रहेगा, और ये करेक्शन दूसरे सेक्टर को भी इम्पैक्ट करेगा या नहीं। अगर दूसरे सेक्टर को इम्पैक्ट करता है तो इंटरनेशनल मार्केट्स बहुत ही बुरी तरह गिरने वाले हैं, साथ ही साथ हमारा जो निफ्टी है उसको भी लेके ही डूबेगा ये। सो मंडे को लेबर डे की वजह से US स्टॉक एक्सचेंज बंद होगा, तो हमें इम्पैक्ट मंडे को या ट्यूसडे को दिखेगा नहीं। अगर मैक्रो डेटा की बात करें तो गवर्नमेंट जो है मैन्युफैक्चरिंग डेटा जुलाई के मंथ का इस वीक रिलीज करने वाली है, जो कि बहुत ही डिस्करेजिंग होने वाला है एंटायर मार्केट के लिए। बिकॉज सबको पता है ये रिपोर्ट्स, ये जो डेटा अच्छा नहीं होने वाला है। लॉकडाउन था, कहीं भी कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं था, तो मैन्युफैक्चरिंग डेटा काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव में रहने वाला है। जो स्टॉक्स F&O बैन पे है इस वीक वो है भेल, कैनरा बैंक, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, वोडाफोन आइडिया, जिंदल स्टील एंड पावर एंड पंजाब नेशनल बैंक। ये सारे स्टॉक्स जो है F&O बैन में, इसमें कोई F&O ट्रेडिंग नहीं हो सकती इस वीक। और अगर हम वोडाफोन आइडिया की बात करें तो इसमें सबसे पहली न्यूज़ तो ये है कि जो अमेजॉन की डील यहाँ पे मीडिया ने उछाली थी खबर, वो बिल्कुल बोगस थी, फेक थी।
उसमें कोई सच्चाई नहीं है। वोडाफोन आइडिया ने खुद ने कंफर्मेशन दिया है कि ऐसी कोई डील जो है प्रोसीडिंग में नहीं है या फिर कोई भी डील जो है कंटिन्यूशन में नहीं है। मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है उस पर, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, उसको एक बार देख लीजिएगा। इसके अलावा जो वोडाफोन आइडिया की फंड रेजिंग मीटिंग हुई थी, यहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया है 25,000 करोड़ जो है ये लोग मार्केट से उठाएंगे इनके बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, ड्यू पेमेंट के लिए। तो यहाँ पे ये लोग एफपीओ का हेल्प लेने वाले, यहाँ पे ये लोग एनसीडीज, यहाँ पे ये लोग बॉन्ड्स, एडीआर, ऐसे सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो यूज करने वाले हैं मैक्सिमम फंड जो है अकोमुलेट करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, सकअप करने के लिए। सो कल 7 सितंबर को ये लोग जो अनाउंसमेंट करने वाले हैं मार्केट में, एग्जैक्टली इनका प्लान क्या है, सारे मार्केट में जो है ये लोग स्ट्रेटेजिक अनाउंसमेंट करने वाले हैं, एग्जैक्टली किस तौर पे ये लोग क्या क्या स्टेप्स लेने वाले हैं। सो ये न्यूज जब भी आती है आप उस हिसाब से आपकी पोजीशन जो है स्टॉक में कट ऑफ या मेंटेन कर सकते हो। इसके अलावा वोडाफोन ग्रुप से ये स्टेटमेंट आया कि वो लोग इसमें कोई फ्रेश इक्विटी उनकी तरफ से डालने नहीं वाले। जो इनका मेन वोडाफोन का इंटरनेशनल हेड ऑफिस है यूके का, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि ये लोग इसमें कोई भी एक्स्ट्रा फंडिंग देने नहीं वाले, बिकॉज इनको ऑब्वियसली अभी ये लग रहा है कि ऑलमोस्ट डेड बिजनेस है, इसमें एक्स्ट्रा इन्फ्यूजन का कोई चांस नहीं है, कोई मतलब नहीं है। स्टिल जो वोडाफोन ग्रुप है, जो पेरेंट कंपनी यूके की, उनसे एक एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जब ये वोडाफोन आइडिया की डील हुई थी तब ये बोला गया था कि वोडाफोन इसमें 8,400 करोड़ जो इन्फ्यूज करेगा, जिसमें से इन्होंने अब तक जो 1,800 करोड़ इन्फ्यूज कर दिए है ऑलरेडी। स्टिल 6,600 करोड़ पेंडिंग है। ये हमें पता नहीं एग्जैक्टली ऑब्लिगेशन है या बस एक एक्सपेक्टेशन है, बट अगर ये एक ऑब्लिगेशन होगा तो इन्हें ये पेंडिंग अमाउंट भी जो जल्दी पे करनी पड़ेगी और कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर ये अमाउंट ये लोग पे करते हैं। इनके एजीआर ड्यूज कहिए, जो लोन्स कहिए, उसमें इनको हेल्प करेगा और साथ ही साथ शेयर होल्डर्स और कंपनी को भी एक पॉजिटिव बूस्ट मिल सकता है। सो गाइस, अगर मैं समराइज करूँ तो इस हफ्ते निफ्टी थोड़ा वीक लग रहा है, बहुत सी अनसर्टेनिटीज है मार्केट में। जो हेवीवेट स्टॉक्स है निफ्टी के काफी ज्यादा प्रेशर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, खास करके रिलायंस जैसे स्टॉक जो है उसमें करेक्शन फेज दिखाई दे रहा है हल्का सा। तो अगर निफ्टी कहीं पे भी जो है हाई दे रहा है, कहीं पे आपको जो है निफ्टी ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहां पे पोजीशन बनाने की जल्दबाजी मत कीजिए। आपकी पोजीशन जो है हायर प्रॉफिटेबिलिटी में कट ऑफ कीजिएगा, क्योंकि ये बाइंग ऑन राइज का टाइम नहीं है, ये बाइंग ऑन डिप्स का टाइम है। सो निफ्टी जब भी जंप ले रहा है आप आपकी पोजीशन प्रॉफिट में जो है स्क्वायर ऑफ करने की सोचिएगा, और जब भी करेक्शन फेस में जा रहा है अच्छे स्टॉक्स आप एक बार बाय करने का सोचिएगा। साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट्स कहाँ तक जो है डिप ले सकते हैं हमें एग्जैक्टली अभी तक पता नहीं है, क्योंकि ये जस्ट स्टार्ट हुआ है करेक्शन, जस्ट 2 दिन हुए और 2 दिन में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल दिखाई दी इंटरनेशनल मार्केट में। तो एक बार उसे सेटल होने दीजिए, उसके बाद आप जो है एक नया फ्रेश पोजीशन हायर एंड पे खुलने का सोचिएगा। सो गाइस, ये मेरा व्यू था मार्केट पे। मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्केट में चल रही है उसका आप एक बार एनालिसिस कीजिएगा, आप आपका होमवर्क कीजिएगा, उसके बाद एक प्रॉपर डिसीजन लीजिएगा मार्केट में। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।